बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ कुरानी आयात का मुताला कर लें। तर्जुमा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। आसमान और ज़मीन में जो है सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, वो ज़बरदस्त बाहिकमत है। आसमान और ज़मीन की बादशाहत उसी की है, वही ज़िंदगी देता है और मौत भी, और वो हर चीज़ पर कादिर है। वही पहले है और वही बाद में, वही जाहिर है और वही मख्फी, और वो हर चीज को बखूबी जानने वाला है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। मास स्प्रिंग सिस्टम। इन हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, mass will undergo simple harmonic motion and the oscillation is along x-axis as its motion is horizontal motion. अगर इस मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो वो फार्मूला हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं यूजिंग हुक्स लॉ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। इसी तरह सर्कुलर मोशन में किसी सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करते हुए पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन था उसका एक्सेलरेशन ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू के ओवर एम आती है। अगर आप मास और स्प्रिंग कांस्टेंट जानते हैं तो इस फार्मूले से आपको जो आंसर आएगा उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी परफॉर्म करवाएंगे उस सर्कुलर मूविंग बॉडी की, तो एग्जैक्टली दोनों बॉडीज की मोशन मैच कर जाएंगी। ये हमें इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप से मालूम हुआ। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को मजीद इलेबोरेट करते हैं। हमें मालूम है कि इस मूवमेंट के दौरान कुछ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होगा, यानी हम मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अल्टीमेटली रिजल्ट में हमें टाइम पीरियड एम ओवर के एन रूट मिलेगा और इसका इनवर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी होगा। सो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन द मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मास और स्प्रिंग कांस्टेंट्स की वैल्यूज चेंज कर दें टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। मास ज्यादा होगा, हैवी मास होगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करते हुए, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग ताकतवर होगा तो वो जल्दी से खींच लेगा और थोड़ा टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास और स्प्रिंग कांस्टेंट। अब चूंकि हम हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो किसी भी मूवमेंट को डिस्कस करते हुए, मोशन को डिस्कस करते हुए आप उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्कस करते हैं। तो उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कुलर मोशन की जो प्रोजेक्शन था उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी से, क्योंकि ओमेगा जो है वो हमेशा सर्कुलर मोशन के लिए यूज होता है, इसलिए फार्मूला सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन के लिए तो हम यूज कर सकते थे। लेकिन अगर इस फार्मूले को हम अप्लाई करना चाहें मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए तो ओमेगा की वैल्यू की ओवर एम हम पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए डिस्प्लेसमेंट दे देगा। इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए निकालना चाहें तो चूंकि हम सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी किसी भी टाइम पर सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन था उसका साया था उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला हम पहले डिस्कवर कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। अब हम उसी फार्मूले को यूज करते हुए ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे के ओवर एम अंडर रूट, तो हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी होगी उस मास स्प्रिंग सिस्टम की किसी भी टाइम पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसको मजीद सिंप्लीफाई करना हो तो आप के ओवर एम अंडर रूट को अंदर लिखेंगे ए के अंडर रूट में और एक्स स्क्वायर को जबरदस्ती कॉमन लें, क्योंकि आप एक्स नॉट का स्क्वायर और एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स नॉट के स्क्वायर से डिवाइड कर दें यहाँ पे, और एक्स नॉट स्क्वायर इस तरह से कॉमन ले लें तो बाहर आ जाएगा एक्स नॉट और अंदर ये शक्ल बच जाएगी। यहाँ से ही नजर आ रहा है कि अगर एक्स नॉट एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए, जैसे कि इस इक्वेशन में अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो एक्स नॉट की ओवर एम बच जाएगी, ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 माइनस 0 1 होगा। तो इससे एक्स नॉट की वैल्यू हमें वी नॉट की वैल्यू यानी जो वेलोसिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम मिल जाएगी। और अगर मैं इस एक्स नॉट इंटू के ओवर एम का नाम वी नॉट रख लूँ तो जो किसी भी टाइम पे किसी भी डिस्टेंस पे मीन ड्यूरिंग द मोशन किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर अगर आप वेलोसिटी लेना चाहें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम तो वो आप इस फार्मूले से ले सकते हैं, क्योंकि हमने
इस इक्वेशन में x नॉट इंटू के ओवर एम अंडर रूट का नाम v नॉट रख दिया, तो बाकी ये वाली टर्म बच गई। हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तो मास स्प्रिंग सिस्टम की डिस्कस कर ली, लेकिन एक्सेलरेशन चूंकि हम पहले डिस्कस कर चुके थे, वो हम ड्राइव कर चुके थे हुक्स लॉ से, तो जिसका फार्मूला आपको मालूम है a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम है। तो इस तरह से मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन को डिस्कस करते हुए हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, मालूम कर लिया। इस तरह से मास स्प्रिंग सिस्टम की डिस्कशन मुकम्मल हुई। अब चलते हैं पेंडुलम की तरफ। क्योंकि मोशन ऑफ पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर रहा है, तो सिंपल पेंडुलम को देखते हैं। एक सिंपल पेंडुलम मास, एक स्मॉल मास पर मुश्तमिल होता है जो किसी रस्सी के साथ किसी पॉइंट से पिवटेड होता है। फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास एक मास m है जिसकी लेंथ l है और वो डिस्प्लेस किया गया फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू एक्सट्रीम पॉइंट, और अगर हम इसे रिलीज करेंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन की मोशन को मैथमेटिकली एनालाइज करना चाहें तो इसमें इस फिगर को गौर से देखें। आपको नजर आ रहा है कि मास को जब डिस्प्लेस किया गया एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो यहाँ पर जो मास पर वेट एक्ट कर रहा था, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी या जमीन उसे जितनी ताकत से खींच रही थी mg वैल्यू से, उस वेट फोर्स को, वो वेट फोर्स दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, दो काम कर रही है। एक वो अलोंग द रोप है, रस्सी में तनाव पैदा किया हुआ है, टेंशन पैदा की हुई, रस्सी को खींचा हुआ है। वेट का एक कंपोनेंट यानी mg का एक कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा, जो कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट। किसी भी लाइन के साथ जो एंगल बन रहा होता है, वेक्टर का एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, और एंगल के सामने अगर यहाँ कंपोनेंट बनाया जाता है तो ये साइन कंपोनेंट होता है, जिसको हमने यहाँ शो करने की बजाय यहाँ शो कर दिया mg का साइन कंपोनेंट। तो mg यानी वेट वेक्टर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। वेट दो काम कर रहा है, एक रस्सी में तनाव पैदा कर रहा है जो कि mg cos ऑफ थीटा है, और दूसरा वेट इसको मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाने की कोशिश कर रहा है जो कि mg sin ऑफ थीटा की फोर्स है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो mg sin ऑफ थीटा है, जो उसको रिस्टोर करना चाहती है ओरिजिनल पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। तो रिस्टोरिंग फोर्स फॉर द स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना एंगल ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा होगा तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, जिससे फोर्स ज्यादा हो जाएगी। F इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। हमें मालूम है कि थीटा स्मॉल हो तो साइन ऑफ थीटा और थीटा दोनों इक्वल होते हैं, जैसे कि ग्राफ शो करता है कि साइन ऑफ थीटा जो है वो थीटा के बराबर होगा। साइन ऑफ थीटा होगा अगर थीटा स्मॉल है। तो हम साइन ऑफ थीटा की जगह खाली थीटा पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारा पेंडुलम जो है वो ज्यादातर स्मॉल एंगल के अंदर ही रहता है, बहुत बड़े एंगल में वाइब्रेट नहीं करता। इसलिए पेंडुलम का एंगल स्मॉल कंसीडर करते हुए हम इस मैथमेटिक्स को आसान कर सकते हैं, हमारी लाइफ इजी हो जाएगी कि F इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस mg थीटा है, जबकि थीटा रेडियंस में लिया जा रहा है। और पेंडुलम के लिए ये फार्मूला भी ठीक है, और अगर उस मास का एक्सेलरेशन मालूम हो जाए तो इस फार्मूले से भी फोर्स आ जाएगी। क्योंकि दोनों इक्वल हैं, यहाँ से हम इक्वलिटी करते हुए मास से मास कैंसिल करेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g इंटू थीटा, वेयर थीटा इज अ स्मॉल क्वांटिटी जो कि रेडियंस में हम यूज करेंगे इक्वेशन के अंदर। अब दो चीजें आपको याद रखनी है। हमें मालूम है कि s इज इक्वल टू आर थीटा होता है और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। पहले इस इक्वेशन को यूज करते हैं। आपको मालूम है कि पेंडुलम की केस में ये जो आर्क लेंथ है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, ये तकरीबन सेम होते हैं अगर एंगल स्मॉल हो। तो ये लेंथ और ये लेंथ तकरीबन आर्क की लेंथ और डायरेक्ट लेंथ सेम होंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आर्क की लेंथ जो है वो डायरेक्ट लेंथ x के बराबर है। s की जगह x पुट कर देते हैं और रेडियस की जगह जो लेंथ ऑफ रोप है जिसे कैपिटल L कह रहे हैं वो पुट करेंगे, तो हमें थीटा की वैल्यू x ओवर L मिल जाएगी। इस वैल्यू थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन में, तो आपके पास माइनस g इंटू एक्स ओवर एल आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर पेंडुलम। अगर g और l का नाम कांस्टेंट रख लिया जाए कि, तो हमारे पास हमें मालूम है चूंकि एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में, पेंडुलम में नहीं, सर्कुलर मोशन में जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, पेंडुलम के केस में एक्सेलरेशन माइनस g ओवर एल एक्स है। इट मींस अगर इन दो इक्वेशंस को बैलेंस करें तो हमें g ओवर एल इज इक्वल टू
ओमेगा स्क्वायर नजर आ रहा है। और अगर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल, जी ओवर एल का नाम हमने के रखा हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के आर जी ओवर एल, और अगर दोनों तरफ का अंडर रूट ले लें तो ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल अंडर रूट आ जाएगा। इट मींस अगर सर्कुलर मोशन के लिए जो फार्मूलाज हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए निकाले थे सर्कुलर मोशन के लिए, उन फार्मूलाज को पेंडुलम के लिए यूज करना चाहें तो हमें ओमेगा की जगह जी ओवर एल अंडर रूट पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू उसके इक्वल बनती है। अगर हमारा पेंडुलम, हमारी सर्कुलर मोशन सेम बिहेवियर, सेम टाइम पीरियड के साथ मूव कर रहे हैं, तो फिर यानी पेंडुलम का टाइम पीरियड भी वही है और प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन सर्कल भी सेम टाइम पीरियड है, तो फिर आप उस इन दोनों इक्वेशंस के लिए सर्कुलर मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो पेंडुलम के केस में अप्लाई कर सकते हैं और यूज करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल। और वी नो दैट टाइम पीरियड अगर निकालना चाहें तो सर्कुलर मोशन में तो 2 पाई ओवर ओमेगा था, जबकि इस केस में पेंडुलम के केस में ओमेगा की जगह जी ओवर एल पुट करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमें 2 पाई जी ओवर एल अंडर रूट मिल जाएगा। This shows that the time period is independent of the mass of the pendulum. आप देख रहे हैं कि मास इसमें नहीं है, इक्वेशन के अंदर सिर्फ लेंथ है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है सिर्फ लेंथ के ऊपर। Thank you for watching the video. Please visit the website www.cancollege.com, and also you can download FSC, metric and PPT lectures and entry test, guest papers and model papers from this site. Thank you. Please share this lecture to the other students and subscribe this channel, like this channel. Thank you.